वेलकम टू अनदर वीडियो। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ दूसरे ग्रह पर रहती थी। जहां एक कॉलोनी थी जिसमें वह लड़की और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन वह उस ग्रह पर अकेली हो गई। इसका क्या कारण था, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी तब शुरू होती है जब हम एक परिवार देखते हैं जिसमें रेमी नाम की एक लड़की और उसके माता पिता थे। ये परिवार शटल कॉलोनी नामक ग्रह पर रहता था, और अगर हम उनके चारों ओर देखें तो कोई पक्षी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, पूरा क्षेत्र बंजर था। उनका कोई पड़ोसी नहीं था और उनका पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से कोई संपर्क नहीं था। उनके पास एक खेत भी था जहां उन्होंने कुछ जानवर पाल रखे थे, और एक ग्रीन हाउस जहां रेमी के पिता सब्जियां उगाते थे, और इसी तरह वे जी रहे थे। रेमी की आंखें हमेशा दूर रहती थीं। वह जानना चाहती थी कि वह जहां रह रही है, अगर वह आगे बढ़ेगी तो अगली दुनिया में क्या होगा, क्या वहां इंसान जिंदा रहेंगे। इसलिए वह दूर पहाड़ों को हसरत भरी नज़रों से देखती थी कि एक दिन वह भी वहां जाएगी। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे ये काम करने से रोकती थी। इस परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन धरती और ज़मीन की तरह इस ग्रह पर भी लोग आकर बसेंगे। एक दिन रेमी के पिता देर से घर आए और चिंतित दिख रहे थे। रेमी भी छुपकर अपने माता पिता की बातचीत सुनती है। रेमी के पिता को संदेह था कि उसके आसपास अजनबी लोग हैं जो उसके घर में प्रवेश करना चाहते हैं। रेमी भी ये सुनता है। अब रात को रेमी के पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो कुछ भी तुमने सुना है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन रेमी अभी भी डरा हुआ था। एक सुबह जब वह उठी तो खिड़की पर किसी ने खून से छुट्टी लिख दी थी, आँख से ओझल हो जा। ये सब देखकर रेमी के माता पिता डर जाते हैं। उसके पिता ने जल्दी से राइफल उठाई और चारों ओर देखा कि यह सब कौन कर रहा है। रेमी की माँ भी उसके साथ छुपी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद रेमी के माँ और पिताजी को 3 लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो 6 साल का होने का नाटक कर रहे थे, ताकि इन लोगों को लगे कि ये बहुत सारे लोग हैं लेकिन इन्हें कोई देख नहीं सका। तभी रेमी के पापा पागलों की तरह चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कोई भी हो सामने आ जाओ। छोटी रेमी जो छिप रही थी और दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, वह अपने पिता को इस तरह देखकर डर गई, क्योंकि उसने पहले कभी अपने पापा को इस तरह नहीं देखा था। रेमी की माँ और पिताजी पूरे दिन निगरानी करते हैं, वह कौन है, कौन उनके घर आने की कोशिश कर रहा है। वहाँ रेमी को इस बात की चिंता थी कि उसके फार्म के जानवर ठीक हैं या नहीं, इसलिए वह अपने मम्मी पापा को बिना बताए चुपचाप घर से निकल जाती है। वह बाहर आती है और अपने जानवर को देखकर खुश होती है कि वह अभी भी ठीक है। लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि रेमी घर पर नहीं है, तभी वह जल्दी से बाहर आती है और रेमी को लेने जाती है। जब रेमी अपने घर आ रही थी तो उसके घर के पास छुपे लोगों ने भी उसे देख लिया। वे रेमी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन सही समय पर रेमी के पिता ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसकी माँ दूसरे को रोकती है और उसे चाकू से मार देती है। बाद में वह रेमी के साथ अंदर भाग जाती है। बाहर रेमी के पिता आखिरी दुश्मन को भी मार देते हैं। गोली पैर में मारी गई है, शत्रु, और उसके कारण वह था घायल। अब रेमी के पिता पहाड़ों पर जाते हैं और उसकी माँ मरे हुए लोगों से हथियार इकट्ठा कर रही थी। रेमी ने देखा कि मृतकों में एक लड़की भी थी। अब रेमी और उसकी माँ ने खुद को घर में बंद कर लिया और अपने पिता का इंतजार करने लगे। लेकिन रात बीत चुकी थी। रेमी के पिता अभी तक नहीं लौटे हैं और इससे रेमी की माँ चिंतित हैं। वह अपने हाथ में एक बड़ा चाकू रखती है, रेमी को अपने साथ ले जाती है और अपने पति को खोजने का फैसला करती है। लेकिन तभी एक अजनबी उसके दरवाजे से अंदर आता है। इसका मतलब है कि रेमी के पिता मर चुके थे, इस अजनबी ने उन्हें मार डाला था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे रेमी के पिता ने कल गोली मार दी थी। वह अपना नाम जेरी बताता है और कहता है कि यह मेरा घर है, और तुम लोगों ने मेरी माँ और पिताजी को मार डाला है और यहाँ कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं अब अपना घर नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत मुसीबतों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अगर आप मेरे साथ गलत व्यवहार न करें तो आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे पति को मार डाला है और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद रेमी की माँ बाहर आती है और रेमी के साथ छिप जाती है। रेमी बहुत रो रही थी और अपनी माँ से कहती है, चलो यहाँ से जाओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि इस ग्रह के बाहर जीवन आसान नहीं है, इसलिए उसने रेमी के साथ इस घर में जेरी के साथ रहने का फैसला किया, और उसकी कुछ और योजना थी। जैसे ही जेरी का ध्यान उसकी तरफ से हटता है, रेमी की माँ को मौका मिलता है। वह घर में प्रवेश करती है और जेरी पर चाकू से हमला करती है। लेकिन उसने रेमी की माँ को पकड़ लिया और वह उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मारता, और कहते हैं कि मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन का समय दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अब रेमी की माँ जेरी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने पति की मौत के बाद उन्हें दफनाना चाहती हूँ।
जेरी भी इसके लिए तैयार था और उसने रेमी के पिता द्वारा मारे गए रेमी के पिता के साथ साथ अपने साथियों को भी दफनाया। अब वह और उसकी माँ एक अजनबी के साथ रह रही थीं। रेमी बार बार अपनी माँ से कहती है, प्लीज़ माँ चलो यहाँ से, लेकिन उसकी माँ को पता था कि बाहरी दुनिया में उनके लिए जेरी से भी बड़े खतरे हैं। अब रेमी ने जेरी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह देखती है कि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। जब वह चला गया तो रेमी ने जेरी के बैग की तलाशी ली। इसमें से उसे एक मुखौटा और एक लड़की की तस्वीर मिली। ये वही लड़की थी जिसे बचाने के लिए रेमी की माँ ने चाकू से हत्या कर दी थी। रेमी और उसकी माँ 30 दिन गिनना शुरू करती हैं। जेरी के वादे के मुताबिक वे उसके साथ रहने लगे। जेरी बाहर का सारा काम संभालती थी जबकि रेमी की माँ घर का काम करती थी। एक दिन रेमी की माँ अपने स्टोर रूम से एक रोबोट मशीन निकालती है जो एक पालतू जानवर की तरह थी। रेमी को एक अच्छा दोस्त मिल गया, वह रेमी से बातें करता रहता था। एक दिन रात के खाने के बाद रेमी की माँ रात में बैठती है और जेरी से बात करती है। वह जेरी को पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो तुम्हारे माँ और पिताजी पहले ही मर चुके थे। हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग थे लेकिन हमारा अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वजह से हम यहीं फंस गए और कभी धरती पर वापस नहीं जा सके। अब सब कुछ जानने के बाद जेरी को भी उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह समय बीतता गया। रेमी की माँ और जेरी ने एक रिश्ता बना लिया। जब रेमी ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज भी वह जेरी को अपने पिता का हत्यारा मानती थी। इसीलिए रेमी अब सोचती है। उसने अपना सामान तैयार किया और बिना ज़्यादा सोचे अपना स्टेशन छोड़ने का फैसला किया। वह ये भी नहीं जानती थी कि आगे कहाँ जाना है। इसका मतलब था कि बाहर कोई जीवन नहीं था। जब रेमी थोड़ा आगे जाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि वह जहाँ रहती है वह जगह शीशे से ढकी हुई है। इसका मतलब था कि बाहर कोई जीवन नहीं था। जो भी जीवन था बस उसी हिस्से में था जहाँ रेमी का घर था और वह रहती थी। तभी रेमी को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है। वह उसे खोलती है और अंदर चली जाती है। रेमी अंदर आती है और अपने पास मौजूद टॉर्च की मदद से आगे बढ़ती है। उसे दूर से रोशनी तो दिख रही थी लेकिन उस सुरंग में अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी थी। रेमी की सांसें रुक गईं और वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थी। पता चला कि जेरी ने उसे बचाया था। वह उसे बताता है कि दरवाजे के पार धूल, गंदगी और ऑक्सीजन की कमी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको ये बात जितनी जल्दी हो सके मान लेनी चाहिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। एक दिन जेरी को एक गिटार मिलता है जिस पर वह रेमी की माँ से गाना गाने के लिए कहता है। रेमी की माँ भी वही गाना गाती है जो वह अक्सर अपने परिवार के साथ गाती थी। इसका मतलब है कि उसने जेरी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। ये देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसकी माँ उसे समझाने जाती है लेकिन वह नहीं मानती। अब रेमी की माँ क्रोधित हो जाती है और जेरी को मारने के लिए बंदूक उठा लेती है क्योंकि वह सोचती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी को गुस्सा आ गया और उसने अपने पति को भी खो दिया। जैसे ही वह उस पर बंदूक से फायर करने लगती है लेकिन उसमें गोली नहीं थी, इसलिए अब वह चाकू लेने के लिए दौड़ती है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। रेमी बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। जेरी ने अब रेमी की माँ को भी मार डाला था। ये देखकर रेमी टूट गया। अब वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक अजनबी और अपने माता पिता के हत्यारे के साथ अपना जीवन बिताना पड़ा। इसलिए अब वह उससे बचने के लिए यहाँ से भाग जाती है। जेरी ने उसे पकड़ लिया था और छोटी लड़की होने के कारण उसे रुकने के लिए कहा। रेमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसे जेरी के साथ रहना पड़ा। रेमी की माँ को भी उसी पहाड़ पर दफनाया गया है जहाँ उसके पिता को दफनाया गया था। समय ऐसे ही गुजरता रहा। रेमी अब बड़ी हो गई थी और एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। वह जेरी के साथ रह रही थी लेकिन उदास और शांत थी, लेकिन अब उसके आसपास कई जानवर थे। बहुत सारी सब्जियां थीं। एक दिन जेरी रेमी को गोलियों से भरी बंदूक देता है क्योंकि इतने सालों में रेमी ने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जेरी को पसंद करती थी। दरअसल वह अब भी उसे अपने माता पिता का हत्यारा मानती थी और वह हर वक्त उससे दूर रहती थी। दूसरी ओर जेरी चाहता था कि रेमी सब कुछ भूलकर उसके साथ खुशहाल जीवन जिए। एक दिन वह उसे अपने साथ एक तालाब पर ले जाता है जहां रेमी पहली बार तालाब के पानी में नहाती है और फिर दोनों चुपचाप बैठकर शराब पीते हैं। जब वे घर आते हैं जेरी रेमी को उसकी माँ द्वारा बनाई गई एक तस्वीर देता है। ये देखकर वह रोने लगी। यहाँ जेरी की नीयत ठीक नहीं थी और उसने रेमी को अजीब तरीके से गले लगा लिया। ये देखकर रेमी डर गई। अब उसे रात में भी डर लगने लगा क्योंकि अब उसे जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। जेरी के इरादे भी बदल गए थे। वह अब रेमी को एक छोटी लड़की के रूप में नहीं देखता था। दरअसल वह अपने अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा करते थे। एक दिन जेरी रेमी से कहता है, मुझे लगता है कि अब इस ग्रह पर केवल मैं और तुम ही जीवित हैं, इसलिए तुम मेरे साथ रहो और हम बच्चे पैदा करेंगे और पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसानों का अस्तित्व कभी खत्म न हो। लेकिन रेमी ने साफ मना कर दिया। वह कहती है,
मैं दुनिया में आखिरी क्यों न रहूं, लेकिन अपने माता पिता के हत्यारे के साथ तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। इतना कहकर वह रोबोट मशीन लेकर बाहर चली जाती है और काफ़ी सोचने के बाद इस जगह को छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जेरी को रेमी के इरादों के बारे में पता चल गया, इसलिए वह अपने कमरे से मास्क लगाकर बाहर आया ताकि रेमी उसे कभी छोड़कर न जा सके। वह भी उसके पीछे दौड़ती है और मास्क लेने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने जेरी बैठा था, जिसके गलत इरादे उसकी आंखों में साफ दिख रहे थे। वह उससे कहता है, देखो तुम अभी भी सोच सकती हो, लेकिन रेमी अभी भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब जेरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेमी की चीख सुनकर उसकी रोबोट मशीन अंदर आती है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जेरी पर हमला कर देती है, जिससे जेरी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन जेरी अभी मरा नहीं था। अब वह रोबोट को गोली मारता है और उसे खत्म कर देता है। वहाँ रेमी ने भी खुद को मुक्त कर लिया और तुरंत एक राइफल उठाए और जेरी के सिर में गोली मार दी। अब वह भी मर चुका था और उसने उसके शरीर को भी पहाड़ पर दफना दिया। थोड़ी देर बाद रेमी को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त रोबोट मशीन खराब होने के बावजूद वह कितनी अकेली है। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपनी माँ और पिता की कब्र के पास सोती थी। वह इसी तरह अकेले अपने दिन गुजार रही थी। वह अपने जानवरों को देखती थी और ऐसे ही रहती थी, लेकिन उसने अपने दूसरे रोबोट की भी मरम्मत कर ली थी। अब वह इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाना चाहती थी कि शायद उसे इस बंजर जमीन पर कोई इंसान नजर आएगा। वह यहाँ से जाने की तैयारी करती है और अपने दोस्त रोबोट मशीन को अलविदा कहती है। रास्ते में वह आखिरी बार अपने घर और जानवरों को देख रही थी। फिर वह मास्क लगाती है और उसी सुरंग में चली जाती है जहाँ से उसने बचपन में जाने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। उसे दूर एक बंजर इलाका दिखता है, लेकिन फिर भी वह जानना चाहती है कि क्या वह इस दुनिया में अकेली है। यदि वह अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से बच सकती है तो लोगों की उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होगी। क्या रेमी यह यात्रा पूरी कर पाएगा? क्या वह कभी किसी दूसरे इंसान से मिलेगी? और इस मूवी की कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।